नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जो बीएससी फाइनल ईयर, एमएससी फाइनल ईयर और एमएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का एक सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता क्या है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण परिवर्तनों की एक दिशीय अनुगामी श्रृंखलाएं हैं। एक दिशीय यानी जो एक दिशा में ही अनुगामी यानी आगे की ओर बढ़ रही है श्रृंखलाएं, जो कि अंत में तुलनात्मक रूप से स्थायी चरम समुदाय का निर्माण करती है। यानी एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक स्टेज से दूसरी स्टेज परिवर्तित होती है, और जो दूसरी स्टेज होती है, दूसरा जो समुदाय होता है, वो पहले की तुलना में एडवांस होता है, अनुगामी श्रृंखलाएं होती है, और अंत में जो समुदाय हमें प्राप्त होता है वो स्थायी समुदाय होता है, स्टेबल होता है। और इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है इकोलॉजी के अंदर, वातावरणीय जो पर्यावरणीय कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग, और जो जलवायु है उसमें परिवर्तन के फलस्वरूप किसी क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, वो लगातार परिवर्तित होता रहता है समय के साथ, और कई वर्षों बाद वहाँ पे कुछ नई प्रजाति आ जाती है, कुछ स्थायी प्रजाति आ जाती है, तो वो लास्ट में जाके एक स्टेबल या स्थायी समुदाय बन जाता है, जिसको हम चरम समुदाय कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है वो पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाती है। चरम समुदाय अनुक्रमण का अंतिम बिंदु होता है, यानी इसके बाद में फिर नई प्रजातियाँ नहीं आती है, वो एक स्टेबल रहता है, वो वहाँ का जो समुदाय है वो स्टेबल रहता है। और ये जो चरम समुदाय है वो कई मध्य अवस्थाओं से गुजरते हुए प्राप्त होती है। इसके बीच में कई मध्य अवस्थाएं आती है। इन मध्य अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? इन मध्य अवस्थाओं को हम कहते हैं क्रम की अवस्था। क्या कहते हैं? क्रम की अवस्था, यानी सीरियल स्टेज। सीरियल स्टेज भी लिखा हुआ आ सकता है। और इन मध्य अवस्थाओं के जो समुदाय है, इन मध्य अवस्थाओं में जो समुदाय पाए जाते हैं उनको हम क्रमिकी समुदाय, सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। ये आप अच्छे से ध्यान रखना। और ये जो क्रमिक अवस्थाएं होती है, ये जो क्रमिक अवस्थाएं होती हैं उनको हम सीर या क्रमक कहते हैं। ये तीन शब्द है, इनको अच्छे से आपको याद रखना है। अवस्थाएं होती है, इनको क्रमक कहते हैं, और उस अवस्था को स्टेज कहते हैं, क्रमिक की अवस्था, और उस क्रमिक की अवस्था में पाए जाने वाली समुदाय को क्रमिकी समुदाय कहते हैं। अंतिम समुदाय होता है वो स्थायी होता है, उसको हम चरमावस्था कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अनुक्रमण के दौरान संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन यानी जातियों के संगठन में परिवर्तन हो सकता है, उसकी विविधता है उसमें परिवर्तन हो सकता है, और क्रियात्मक यानी ऊर्जा परिवर्तित होती है। जब प्रारंभिक अवस्था से एक स्थायी समुदाय का निर्माण होता है तब ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। ससेक्शन की क्रिया या अनुक्रमण की क्रिया है वो कई स्टेज के माध्यम से संपन्न होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। इस दौरान और क्या क्या होता है? जीवों की प्रजातियों की भिन्नता में परिवर्तन होता है, जीवों व प्रजातियों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, एट्रोपी चेंज होती है, समुदाय की संरचना बदलती है, उसमें परिवर्तन होता है, और साथ में संपूर्ण जैव मात्रा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें भी वृद्धि होती है। तो ये कुछ परिवर्तन है
जब प्रारंभिक स्टेज या प्रारंभिक अवस्था से जब स्थायी अवस्था, जिसे हम चरम समुदाय कहते हैं, प्राप्त होती है, तब कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो संक्षिप्त में मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अब हम देखेंगे अनुक्रमण के प्रकार। अनुक्रमण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य तौर पर हम 2 प्रकार का अध्ययन करते हैं। पहला प्रकार है प्राथमिक अनुक्रमण और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है द्वितीयक अनुक्रमण। ये 2 पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद में कुछ और प्रकार है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले मैं बात करता हूँ प्राथमिक अनुक्रमण। ये कहाँ संपन्न होता है? ये उस जगह पे संपन्न होता है जो निर्जन क्षेत्र होता है, जहाँ पर पहले कभी भी जीवन नहीं रहा हो, यानी वहाँ पर पहले कभी कोई जीव जंतु नहीं गया हो या कोई वनस्पति नहीं पनपी हो। ऐसे स्थान से यदि अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो इस प्रकार के अनुक्रमण को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रमण। यदि अनुक्रमण जो निर्जन क्षेत्र जहाँ पहले कभी जीवन की दशाएं नहीं रही हो से प्रारंभ होता है, तब इसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे कोई नग्न चट्टान है, मिट्टी का टीला है, यहाँ से ये आगे चलकर कई वर्षों बाद, ये प्रक्रिया इतनी जल्दी संपन्न नहीं होती है, इसमें कई वर्ष लगते हैं। तो नग्न चट्टान से या मिट्टी के टीले से 20-30 साल बाद में यदि वहाँ पर कोई जंगल का निर्माण होता है तो वो ससेक्शन की क्रिया है, अनुक्रमण की क्रिया है, और उसको हम प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण जब संपन्न होता है तो सबसे पहले यदि स्थलीय भाग की करें तो उसमें कुछ पायोनियर जो सबसे पहले आकर आक्रमण करती है, उस जगह पे अपना आवास बनाने की कोशिश करती है, उनको हम पायोनियर जातियाँ कहते हैं या मूल अन्वेषक कहते हैं, अग्रगामी कहते हैं, अग्रणी जातियाँ कहते हैं, कई नाम दिए गए हैं। जो मुख्यतः क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, लाइकेन होते हैं और मोसेज होते हैं। ये मुख्यतः सबसे पहले यही वहाँ आक्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस जो क्षेत्र की विपरीत परिस्थितियाँ उसको सहन करने की इनमें क्षमता होती है। ये सबसे पहले समुदाय का वहाँ निर्माण करती है। ये प्राथमिक अनुक्रमण है। द्वितीय अनुक्रमण की बात करें तो इस प्रकार का अनुक्रमण उस स्थान पर संपन्न होता है जहाँ पहले कोई समुदाय रहा हो, जहाँ पहले कोई जीवन की दशाएं रही हो, परंतु किसी विपरीत परिस्थिति के कारण, जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, जंगल में आग लग गई, तो इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप, दूसरा मानवीय कारणों से हमने फसलों को नष्ट कर दिया, हमने जंगल को साफ कर दिया, तो ये मानवीय कारण है। इन कारणों से यदि वहाँ पर समुदाय नष्ट हो जाता है और पुनः जब वहाँ पर समुदाय का निर्माण होता है, तब इस प्रकार के अनुक्रमण को हम द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा कोई जंगल है जिसमें आग लग गई है और वहाँ की सारी कम्युनिटी नष्ट हो गई। यदि वहाँ पर पुनः नए जंगल का निर्माण होता है, नई स्पीशीज वहाँ पर आती है, नया समुदाय बनता है वापस, तो उसको हम द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं या अनुक्रमक कहते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है, जो सेम ही चीज़ें हैं। अनुक्रमण के उपरोक्त 2 मुख्य प्रकार के अलावा निम्न अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे स्वपोषीय व विषमपोषीय अनुक्रमण, ऑटोट्रोपिक एंड हिट्रोट्रोपिक ससेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश वाले वर्ड भी आपको याद रखने हैं। स्वपोषीय अनुक्रमण, स्वपोषीय अनुक्रमण का मतलब इस प्रकार का ये अनुक्रमण है जिसमें जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें हरे पादप की संख्या जंतु की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हरे पादप क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं बनाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वयं पोषी होते हैं। और इस प्रकार के अनुक्रमण में अकार्बनिक पदार्थों की अधिकता जहाँ होती है वहीं ये शुरू होता है, उस क्षेत्र में ये शुरू होता है जहाँ अकार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। वहाँ पर हरे पादप पहले पनपते हैं और उनकी संख्या ज़्यादा होती है, वो प्रभावी होते हैं। ऊर्जा की
प्रवाह की बात करें तो ऊर्जा का प्रवाह है या तो स्थायी बना रहता है या फिर निरंतर बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि हरे पादप संख्या में अधिक है, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ता रहता है। विषमपोषी अनुक्रमण की बात करें, विषमपोषी अनुक्रमण से ही हमें पता चल रहा है कि इस प्रकार के अनुक्रमण में विषमपोषी जीवों या जंतुओं तथा कवक आदि की संख्या हरे पादप की तुलना में ज़्यादा होती है और ये उस जगह शुरू होता है जहाँ कार्बनिक वातावरण पाया जाता है या कार्बनिक वातावरण प्रभावी होता है। इस प्रकार के अनुक्रमण में समय के साथ ऊर्जा के प्रवाह में कमी आती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक छोटी नदी जो वाहित मल से अधिक सड़ती है, एक ऐसी छोटी नदी है जिसमें गंदगी, कचरा, वाहित मल आदि खूब ज़्यादा उसमें चला गया है तो वो सड़ रही है, उस वजह से वहाँ पे एनिमल्स की संख्या हरे पादपों की तुलना में ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार का जो अनुक्रमण होता है वो विषमपोषीय अनुक्रमण कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, एक दूसरे प्रकार की बात करते हैं, ऑटोजेनिक व एलोजेनिक अनुक्रमण। ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक अनुक्रमण। ऑटोजेनिक की बात करें हम, इस प्रकार का अनुक्रमण स्वतः चलित यानी सेल्फ ड्राइविंग, यानी बाहर से कोई कार्य या बाहर से कोई मानवीय उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, वो स्वयं चल रहा है। वहाँ की जो प्रजातियां हैं, जो कम्युनिटी है, वो उसको स्वयं नियंत्रित करती है। इस प्रकार का अनुक्रमण ऑटोजेनिक प्रकार का अनुक्रमण कहलाता है। इस प्रकार का अनुक्रमण स्वतः चलित होता है जो कि सजीवों का उनके वातावरण के बीच संबंध अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी वहाँ के जो पाए जाने वाले जीव है, समुदाय, वो उस वातावरण के साथ संबंध बनाते हैं और उसके जो अंतःक्रिया के जो फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है वो ही आगे चलकर एक स्थायी समुदाय का निर्माण करते हैं और इस प्रकार का अनुक्रमण ऑटोजेनिक प्रकार का होता है। वहाँ के सजीवों के द्वारा स्वयं ही परिवर्तन लाया जाता है इस प्रकार के अनुक्रमण में। जैसे जंगल की बात करें, जंगल है, कोई फॉरेस्ट है जहाँ पे किसी प्रकार के मानवीय प्रवेश वर्जित है, तो वहाँ जो अनुक्रमण होगा वो ऑटोजेनिक प्रकार का अनुक्रमण होगा। एलोजेनिक अनुक्रमण यह इसका जस्ट उल्टा है। यदि अनुक्रमण बाह्य कारकों या माध्यम के द्वारा प्रभावित होता है या बाह्य कारक अनुक्रमण में परिवर्तन लाते हैं, आवास या स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं, तब उस प्रकार का अनुक्रमण एलोजेनिक प्रकार का अनुक्रमण है। जैसे मनुष्य के द्वारा निर्मित बगीचे, झीलें, कृत्रिम झीलें, फसलें, यानी वहाँ उस समुदाय में पाए जाने वाली जातियाँ हैं वो उस अनुक्रमण में परिवर्तन नहीं लाती है। उस प्रकार का अनुक्रमण बाह्य कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट प्रकार के अनुक्रमण की बात करते हैं, अनुगामी व प्रतिगामी, प्रोग्रेसिव व रिट्रोग्रेसिव ससेक्शन। अनुगामी यानी आगे की ओर, इस प्रकार का अनुक्रमण जो सामान्य से जटिल रूप में परिवर्तित हो रहा है, यानी पहले सिंपल समुदाय आ रहा है, उसके बाद में उससे जटिल आ रहा है, उसके बाद में लास्ट में जो समुदाय वहाँ पे निर्मित हो रहा है वो उच्च कोटि का या जटिल प्रकार का समुदाय है। तो इस प्रकार का अनुक्रमण अनुगामी अनुक्रमण कहलाता है। साधारण शब्दों में यदि कहूँ तो एक साधारण समुदाय से जटिल समुदाय में परिवर्तन अनुगामी अनुक्रमण कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में यदि एक घास के मैदान जंगल में परिवर्तित हो जाता है तो वो अनुगामी अनुक्रमण का उदाहरण है। प्रतिगामी अनुक्रमण, इस प्रकार के अनुक्रमण में एक जटिल समुदाय एक साधारण व कम जैव भार वाले समुदाय में परिवर्तित होता है। ये जस्ट इसका उल्टा है। यदि जंगल बाद में आगे चलकर कई वर्षों बाद में यदि घास के मैदान में परिवर्तित हो रहा है तो ये प्रतिगामी अनुक्रमण का उदाहरण है। आगे हम देखते हैं अनुक्रमण की
क्रियाविधि, अनुक्रमण की क्रियाविधि। यदि ये जो यहाँ 7 प्रावस्थाएं बताई गई है, ये सामान्य प्रावस्थाएं हैं। अनुक्रमण के हम पैटर्न पढ़ेंगे, रूप पढ़ेंगे, वहाँ पे इन 7 प्रकार की प्रावस्थाओं को अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। क्लेमेंट्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अनुक्रमण की 7 प्रावस्थाएं बताई है। कितनी प्रावस्था बताई है? अनुक्रमण की 7 प्रावस्थाएं। कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं? पहली प्रावस्था है न्यूडेशन। न्यूडेशन, न्यूड का मतलब होता है नग्न, यानी पहले ससेक्शन या अनुक्रमण के लिए हमें स्थान की आवश्यकता होती है, किसी निर्जन स्थान की। वो नग्न चट्टान हो सकती है, वो टीला हो सकती है। तो नग्न चट्टान या टीले का निर्माण पहली प्रावस्था है। कुछ बुक्स में इसको इंक्लूड कर भी लेते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। तो ये नग्न चट्टानों और टीलों का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या है? न्यूडेशन, वो पहली प्रावस्था है। दूसरी प्रावस्था है इन्वेजन और माइग्रेशन, या आक्रमण या प्रवास, यानी फिर जो नग्न चट्टान या नग्न जो क्षेत्र, निर्जन क्षेत्र है, वहाँ पर किन का आक्रमण होगा? नई स्पीशीज का, नई जातियों का आक्रमण होगा। वो जातियाँ वहाँ पे आएगी और आकर वहाँ पे अपना डेवलपमेंट करेगी। अपने बीज है, कुछ स्पोर्स है प्लांट्स के, वो वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच के अपनी वृद्धि करेंगे, अपनी जातियों का विकास करेंगे। तो दूसरी जो स्टेज होती है वो किसकी होती है? इन्वेजन या आक्रमण की होती है। यहाँ पे वही स्पीशीज या वही प्रजातियाँ पनप पाती है जो उस निर्जन स्थान वाले पर्यावरण के प्रति सहनशील होती है, जो वहाँ पर उनके प्रति अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने में सक्षम होती है। यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमने पहले बताया आपको, शैवाल है, कवक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे पहले आके वहाँ पर लाइकेन है, ये आके वहाँ पे पनपते हैं। अगली प्रोसेस होती है इकेसिस या एस्टेब्लिशमेंट या स्थापन। इसमें क्या होता है? यदि वहाँ पर नई प्रजातियाँ पहुँचने के बाद में अपनी प्रोसेस शुरू करती है, एडजस्ट, उस वहाँ के वातावरण से एडजस्ट करती है। जब ये सब कंप्लीट हो जाता है तब वहाँ पे वो प्रजनन करती है। प्रजनन करके सक्षम हो जाती है, तब वो अपनी जातियों का विकास करती है, जातियों की संख्या बढ़ाती है, यानी वहाँ पर स्टेब्लिश हो जाती है, वहाँ पे वो अपनी स्थापना कर लेती है। तो आक्रमण के बाद में क्या करती है? वो वहाँ पर स्थापित हो जाती है। अगली स्टेज होती है समूहन। अगली स्टेज होती है समूहन। समूहन में वो क्या करते हैं? समूहन में अलग अलग प्रजातियाँ जितनी भी विकसित हो रही है वो आप आपस में क्या करेंगे? एग्रीगेशन करेंगे, आपस में समूहन, आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे और अपनी संख्या और अधिक मात्रा में बढ़ा लेंगे। अपनी संख्या और अधिक मात्रा में बढ़ा लेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हो गया, स्थापना हो गई, तो वो रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्या लगातार बढ़ाते रहेंगे। पांचवी प्रावस्था होती है कंपटीशन, संघर्ष। अब विभिन्न प्रजातियां आ गई, आपने संख्या बढ़ा ली, वहाँ संख्या बढ़ गई, उसके बाद में उनके बीच में क्या होती है? कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। और प्रतिस्पर्धा 2 प्रकार की हो सकती है, अंतःजातीय और अंतराजातीय। अंतःजातीय एक ही प्रकार की जातियों के बीच में जो कंपटीशन होता है वो क्या होता है? अंतर्जातीय और अंतराजातीय या इंटर स्पेसिफिक, अलग अलग प्रकार की जातियों के बीच होने वाला कंपटीशन क्या होता है? अंतराजातीय। तो ये कंपटीशन शुरू हो जाते हैं और इस कंपटीशन में जो पावरफुल होती है, जो प्रभावी होती है, वो जीवित रह जाती है, और जो अप्रभावी होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाती, वो नष्ट हो जाती है। तो ये लगातार संघर्ष चलता रहता है, कंपटीशन चलता रहता है, और नई जो स्टेबल जाती हैं वो आगे चल के अपना विकास करती रहती है। उसके बाद में अगली प्रोसेस होती है रिएक्शन। अगली प्रोसेस क्या होती है? रिएक्शन। रिएक्शन से क्या होता है? जो पर्यावरण है वो परिवर्तित होता है, उसका
जो वहाँ के समुदाय है उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इस वजह से वहाँ का जो स्थान है उसकी मिट्टी, पानी, प्रकाश आदि की जो कंडीशंस है, तापमान है, ये सारे के सारे जो फैक्टर है ये पर्यावरण की परिस्थितियों को बदलते हैं। और इस प्रकार जो पर्यावरण बदल जाता है वो वहाँ की कम्युनिटी के लिए जो पहले वाले पर्यावरण में उपस्थित थी वो बदले हुए पर्यावरण को सहन नहीं कर पाती और धीरे धीरे एक नई प्रजाति वहाँ पे आती है, वो पुरानी वाली प्रजाति नष्ट हो जाती है, समुदाय नष्ट हो जाता है। तो रिएक्शन होती है, प्रतिक्रियाएं होती है, पर्यावरण बदलता है, एनवायरनमेंट बदलता है, बदलने से वहाँ का जो समुदाय है वो भी बदल जाता है और नया समुदाय वहाँ पे आता है। तो ये लगातार ये प्रोसेस होती रहती है, एक समुदाय दूसरे समुदाय से प्रतिस्थापित होता रहता है और ये तब तक चलते रहता है जब तक कि कोई ऐसा समुदाय नहीं आ जाए जो बदलते हुए वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित कर ले। जो अंतिम स्टेज है स्टेबलाइजेशन या क्लाइमेक्स, ये कब आता है? जब लगातार चरम प्रावस्थाएं, जब लगातार समुदाय बदलता रहता है, वातावरणीय परिस्थितियां बदलती रहती है और ऐसा समुदाय जाता है जो उस बदलते हुए वातावरण को सहन कर ले, तब चरम अवस्था आती है और ये स्थायी रहती है। तो ये जो 7 अवस्थाएं ये किसकी है? अनुक्रमण की क्रियाविधि। अनुक्रमण की जो चरम अवस्था होती है उसके कई प्रकार हैं। मेन प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहली है जलवायु चरम अवस्था। नाम से पता चल रहा है नहीं, ये जो चरम अवस्था होती है वो किससे निर्धारित होती है? जलवायु से। किससे निर्धारित होती है? जलवायु से। ये आपको ध्यान रखना, उस क्षेत्र की जलवायु के द्वारा इस चरम अवस्था का निर्धारण किया जाता है। दूसरी है टोपोग्राफी या स्थलाकृति क्लाइमेक्स या एडेफिक क्लाइमेक्स। एडेफिक जो शब्द होता है वो मुख्यतः मृदा के लिए यूज किया जाता है। एडेफिक क्लाइमेक्स में क्या होता है? वहाँ की टोपोग्राफी या स्थलाकृति, मृदा की आर्द्रता, मृदा पोषक, आग व जंतु की क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। वहाँ की जो क्लाइमेक्स होती है इन सारे फैक्टरों से निर्धारित होती है। कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेक्स, इस प्रकार की जो क्लाइमेक्स स्टेज होती है वो नष्टकारी चरम अवस्था, यानी ये क्लाइमेक्स स्टेज है, ये आग, बर्फबारी या बाढ़ से नष्ट होने वाले चरम अवस्थाएं हैं। यानी इस प्रकार क्लाइमेक्स स्टेज है जो आग से, बर्फ से या बाढ़ से नष्ट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेक्स। उप चरम अवस्था, ये जस्ट जो चरम अवस्था होती है उससे पहले वाली अवस्था होती है, यानी चरम जो समुदाय होता है उससे पहले वाला जो समुदाय होता है वो उप चरम अवस्था वाला होता है। इसके अलावा डिस्क्लाइमेक्स, ये वास्तविक चरम अवस्था नहीं होती है, किसी आदमी का या पालतू जंतु द्वारा स्थायी रूप से नियंत्रित की जाती है। यानी कोई ऐसा समुदाय है जो चरम समुदाय नहीं है लेकिन वो लगातार स्थायी रहता है। किस वजह से? उसको बाहर से कोई थर्ड एजेंसी यानी कोई आदमी या पालतू पशु उसको नियंत्रित कर रहा है। ऐसी कोई वनस्पति है, जैसे हम गार्डन बना रहे हैं तो गार्डन की जो वनस्पति है उसको बार बार हम मेंटेन कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे खरपतवार आ गई, दूसरे पौधे वहाँ पे लग गए तो उसको हमने बाहर निकाल दिया उखाड़ के, और वहाँ पे हमने वही प्रजाति रखी जो हमारे इच्छित अनुसार, और उसको हम स्थायी रख रहे हैं। तो ये कौन सी है? डिस्क्लाइमेक्स, इसको हम कहते हैं डिस्क्लाइमेक्स। ये जलवायु या अन्य स्थलाकृतिक कारकों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, इसको मनुष्य या उसके पालतू जंतु नियंत्रित करते हैं। प्री क्लाइमेक्स, ये तब कहते हैं ऐसे कोई समुदाय जो वास्तविक समुदाय से कम फॉर्म रखता है, मतलब उसकी जो स्पीशीज की जो विविधता है वो कम है, बायोमास उसका कम है, तो इस प्रकार का प्री क्लाइमेक्स उसको कहते हैं। पोस्ट क्लाइमेक्स, जब चरम समुदाय वास्तविक चरम समुदाय की तुलना में अधिक फॉर्म्स रखता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है कि चरम समुदाय पहुंचने में बहुत टाइम लगता है और जो वास्तविक समुदाय है उससे अधिक टाइम लेके वो उससे ज़्यादा स्पीशीज या ज़्यादा समुदाय उस समुदाय में विभिन्नता रखता है। आगे हम देखते हैं अनुक्रमण के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत है? 2 सिद्धांत दिए गए थे, एकल चरमावस्था सिद्धांत
और दूसरा बहुचरमावस्था सिद्धांत। एकल चरमावस्था सिद्धांत में क्या है, ये दिया था फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने दिया था। इसके अनुसार अनुक्रमण में एक ही चरमावस्था होती है। ये कहता है कि एक ही चरमावस्था होती है, बाकी चरमावस्थाएं नहीं होती है, और जो सिर्फ जलवायु द्वारा ही निर्धारित की जाती है, चाहे प्रारंभ में कितनी भी परिवर्तनशील पर्यावरणीय दशाएं क्यों ना हो। ये एकल चरमावस्था का सिद्धांत है। बहुचरमावस्था सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत टेंसले ने दिया था। इसके अनुसार एक क्षेत्र की चरम वनस्पतियाँ या चरम समुदाय कह दो, केवल एक प्रकार की नहीं होती है। जो चरम समुदाय होता है वो एक प्रकार का नहीं होता है, जबकि कई प्रकार के चरम वनस्पतियाँ का मिश्रण होता है। यानी उस समुदाय में कई प्रकार की जातियाँ होती है जो चरम अवस्था में होती है, जो चरम समुदाय होती है, जो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मृदा की आर्द्रता, मृदा के पोषक पदार्थों, स्थलाकृति, ढलान, आग व जंतु की एक्टिविटी आदि से नियंत्रित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अनुक्रमण के मॉडल यानी इसको समझाने के लिए कुछ मॉडल दिए गए हैं, थ्योरीज दी गई है, वो हमने पढ़ ली है। अब हम देख रहे हैं मॉडल। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे मॉडल को, हम थोड़ा ब्रीफली ही इसको हम देखेंगे। पहला मॉडल है सुगमता मॉडल या फैसिलिटेशन मॉडल, दूसरा है सहिष्णु मॉडल, और तीसरा है संबंधक मॉडल। सुगमता मॉडल, यहाँ एक डायग्राम मैंने आपको बताया है। ए बी सी डी, ये चार जो कैपिटल मैंने दिखाई, ये चार क्या है, ये जातियाँ अलग अलग, चार अलग अलग जातियाँ जो डोमिनेंट है। प्लस का चिन्ह है वो सुगमता, यानी सुगमता का अर्थ यहाँ ये समझो आपकी दूसरे की सहायता कर रहा है। यानी जो ए जाति इस प्रकार के मॉडल के अनुसार जो अनुक्रमण की जो प्रोसेस है वो कैसे संपन्न होती है, एक जाति इस प्रकार का एनवायरनमेंट निर्मित करती है, इस प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बनाती है जो दूसरी जो स्पीशीज की आ रही है उसके लिए वो अनुकूल होती है। यानी एक जाति दूसरी जाति के लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ बनाती है, जिससे दूसरी जाति वहाँ पर आ जाती है और अपना विकास करती है। इसी प्रकार दूसरी जाति ऐसा पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बनाती है जो तीसरी जाति के लिए अनुकूल होती है। तो इसमें क्या होता है, एक जाति दूसरी जाति के लिए अनुकूल बनाती है, दूसरी तीसरी जाति के लिए अनुकूल, और तीसरी चौथी के लिए। इस प्रकार जातियाँ प्रतिस्थापित हो जाती है। ए बी से होती है, बी सी से, और सी डी से, तो लास्ट में जाति बनती है वो स्थायी समुदाय का निर्माण करती है। इस प्रकार का जो अनुक्रमण होता है वो क्या कहलाता है, प्राथमिक अनुक्रमण। यानी प्राथमिक अनुक्रमण को हम सुगमता मॉडल से समझा सकते हैं। उसमें यही तो होता है, एक नई जाति आती है, पहले वाली जाति प्रतिस्थापित हो जाती है, फिर नई आती है, फिर वो प्रतिस्थापित होती है, ऐसे करके क्रम चलता रहता है। इसको हम कहते हैं सुगमता मॉडल। यहाँ जो ये मैंने चिन्ह दिखा रखा है डी के पास में, ये क्या है, स्वयं का प्रतिस्थापन है। यहाँ पर जाति खुद का प्रतिस्थापन करती है, नई जातियाँ बनती है। दूसरा मॉडल है सहिष्णु मॉडल, टॉलरेंस मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो चार जातियाँ दिखाई गई ए बी सी डी, यहाँ पे ए जो जाति है वो दूसरी जाति पर अपना प्रभाव नहीं डालती। यानी वो दूसरी जाति के लिए ना तो उसको रोकती है, ना उसको उसकी सहायता करती है, ना उसके लिए कोई अपना ऐसी कोई पर्यावरणीय परिस्थितियाँ पैदा करती है जो उसके लिए सहायक हो। वो किसी प्रकार का दूसरी वाली जाति के लिए कोई अपना सहयोग नहीं देती, वो खुद का स्थापना खुद करती है। जो नई स्पीशीज आती है वो खुद अपना विकास करती है। इनके बीच में आपस में कोई कंपटीशन नहीं होती। इसमें आगे चल के क्या होता है, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सफल हो जाती है वो आगे निकल जाती है, जो असफल होती है वो पीछे रह जाती है। तो यहाँ पे लगातार इस वाले पहले कंडीशन में ए डोमिनेंट है, दूसरे वाले कंडीशन में बी जाति डोमिनेंट है, तीसरे वाले में सी और चौथे वाले में डी। इस प्रकार बदलते हुए वातावरण के अनुसार जातियाँ सारी उपस्थित होती है, लेकिन वो जातियाँ फिर जीवित रह पाती है आगे चल के जो डोमिनेंट होती है, जो उस बदलते हुए वातावरण में खुद को सक्षम कर पाती है। यानी टॉलरेंस, एक जाति दूसरी जाति को सहन कर रही है, लेकिन वो पर्यावरण के फेवर में वो स्पीशीज दी नहीं रहती है, तो आगे चल के वो फिर उसकी संख्या कम हो जाती है। यहाँ जीरो जो दिखाया गया उसका मतलब है कोई प्रभाव नहीं, यानी ए दूसरी जाति पे कोई प्रभाव नहीं डाल रही है।
तीसरा जो मॉडल है वो संदमक मॉडल है, इनहिबिशन मॉडल। यानी इसमें क्या है, इसमें एक जाति दूसरी जाति को दबा देती है, एक जाति दूसरी जाति को दबा देती है, दूसरी तीसरी को दबा देती है। तो यहाँ पे एक जाति दूसरी जाति के साथ एक नेगेटिव इफेक्ट रखती है, नेगेटिव प्रभाव रखती है, उनको वो दबा देती है, उनको संबंधित कर देती है। इस प्रकार का जो अनुक्रमण होता है, इस प्रकार का जो मॉडल होता है वो क्या होता है, संदमक मॉडल। ये 3 मॉडल है, ये एक ब्रीफली मैंने आपको बताया, इसमें विस्तार से आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं अनुक्रमण के प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ सक्सेशन। अनुक्रमण के प्रतिरूप मुख्य रूप से 2 प्रतिरूप होते हैं, जलक्रमण और मरुक्रमण। जलक्रमण और मरुक्रमण, हाइड्रेज और जीरेज। जलक्रमण क्या होता है, जलक्रमण क्या होता है? जलक्रमण में कहने का मतलब जो जहाँ से अनुक्रमण होता है वो स्थान कैसा है उसके आधार पर हमने इनको डिवाइड किया, वहाँ का जो आवास कैसा है, हैबिटेट कैसा है, उसके आधार पर हमने डिवाइड किया। तो जलक्रमण नाम से पता चल रहा है जलीय आवास है वहाँ पे, अलवणीय जलीय भी हो सकता है और लवणीय जलीय भी हो सकता है। लवणीय जलीय की बात करें तो मैंग्रोव, कोरल रीफ है, ये सारे अलवणीय जल है। और यदि में ये सारे लवणीय है, और यदि मैं अलवणीय जल की बात करूं तो अलवणीय जल में क्या आ जाती है, झील, तालाब, पुल आदि आ जाते हैं। यानी दोनों प्रकार का जो जल है, फ्रेश वाटर और लवणीय जल, दोनों प्रकार के पानी या दोनों प्रकार के जल है, वहाँ से यदि अनुक्रमण शुरू हो रहा है तो वो जलक्रमण कहलाता है। जलक्रमण की जो अनुक्रमिक अवस्थाएं होती है वो जलक्रमक व हेलोशियर होती है। किसके आधार पर, इन दोनों को हम देखते हैं। यदि मैं यहाँ पर हाइड्रोशियर या जलक्रमक की बात करूँ तो हाइड्रोशियर स्वच्छ जलीय वातावरण से शुरू होता है, यानी झील, तालाब, पौंड, दलदल आदि से यदि अनुक्रमण शुरू हो रहा है तो वो कहलाता है हाइड्रोशियर। हाइड्रोशियर कौन सा होगा, जो स्वच्छ जलीय स्रोत से अनुक्रमण शुरू होता है। और हेलोशियर मेराइन वाटर वाले स्रोत से यदि अनुक्रमण शुरू हो रहा है तो वो कहलाएगा हेलोशियर, या हेलोशियर ही बोलोगे आप। यदि अनुक्रमण लवणीय जल क्षेत्र जैसे मैंग्रोव, मूंगा चट्टाने, वेला संगम स्थल आदि से शुरू होता है तब उसको हम हेलोशियर कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मरुक्रमण, यानी यहाँ पर हम हाइड्रोशियर के दूसरा है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है मरुक्रमण, पहला जलक्रमण, दूसरा मरुक्रमण। जलक्रमण हमने देख लिया, ये देखो यहाँ हमने जलक्रमण देखा है, ये जलक्रमण हो गया। और दूसरा है मरुक्रमण। मरुक्रमण क्या हो गया, मरु का मतलब मरुस्थल होता है, यानी निर्जल स्थान, कोस्थलीय निर्जल स्थान है, वहाँ से यदि अनुक्रमण की शुरुआत होती है तब उसको हम क्या कहते हैं, मरुक्रमण। यदि अनुक्रमण सूखे व निर्जल स्थान से हो तब ये मरुक्रमण कहलाता है। अनुक्रमण अवस्थाओं को मरुक्रमक या शुष्कतारंभी कहते हैं। यहाँ पर भी हम मरुक्रमण को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला लिथोशियर या सेल क्रमक, लिथो सेल या चट्टान के लिए यूज होता है इसलिए इसको सेल क्रमक कहते हैं। दूसरा समोशियर, यानी यदि टीले से शुरू हो तब उसको हम कहते हैं समोशियर, और यदि नग्न चट्टान से शुरू हो तब उसको कहते हैं सेल कर्मक। पहले हम पढ़ेंगे जल कर्मक। पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, जल कर्मक यानी हाइड्रोशियर। यह स्वच्छ जलीय पारितंत्र में शुरू होता है। जल कर्मक स्वच्छ जलीय जैसे झील है, तालाब है, पौंड है, इनसे शुरू होता है। यहाँ पर जो सर्वप्रथम आने वाली जातियाँ होती है वो पादपल्वक और जंतुपल्वक होती है। वो कौन सी होती है, पादपल्वक और जंतुपल्वक, ये सर्वप्रथम यहाँ पर आती है। इस जल कर्मक को हम 7 प्रावस्थाओं में बांटते हैं। कितनी प्रावस्था में बांटते हैं, 7 प्रावस्था में। पहली प्रावस्था है पादपल्वक अवस्था, यानी
यहाँ इस अवस्था में सबसे पहले कौन से जीव आते हैं? पादपल्वक। और एनिमल्स की बात करें तो जंतुपल्वक, पादपल्वक व जंतुपल्वक, या ये जो जीव होते हैं ये जीव अग्रगामी जातियाँ कहलाती है, क्योंकि ये सबसे पहले आते हैं। शुरुआत में तालाब का जो पानी होता है वो कम पोषक युक्त होता है, क्योंकि उसमें कोई जीवन नहीं है, वो सिर्फ पानी है और जीवन के प्रतिकूल होता है। इस अवस्था में बड़े आकार के सजीव का प्रवेश नहीं हो पाता है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर पोषक नहीं है, तो वो आकर क्या करेंगे? मर जाएंगे। इसलिए सबसे पहले पादपल्वक कौन से हो सकते हैं? सूक्ष्म जैविक शैवाल। जो सूक्ष्म जैविक शैवाल होते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर वृद्धि करते हैं और अग्रक निवय या प्रथम अन्वेषक का निर्माण करते हैं, यानी अग्रगामी जातियों के रूप में यहाँ पर विकसित होते हैं। जब पादपल्वक और इन पर निर्भर रहने वाले जीव, आप पादपल्वक पर कौन से जीव निर्भर रहेंगे? जो शुरुआत में आएंगे, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सबसे पहले आते हैं, जिनको हम जूपल्वक कहते हैं, जंतुपल्वक कहते हैं। ये इनके ऊपर रहते हैं, ये पादपल्वक। और जब इन पर निर्भर रहने वाले जीव मर जाते हैं तब अपघटक जीव अपनी संख्या बढ़ाते हैं और सडन ये अपघटन शुरू करते हैं। इससे क्या होगा? खनिज लवण मुक्त होते हैं, इससे खनिज लवण मुक्त होते हैं और जो जलीय आवास है वो क्या होता है? समृद्ध हो जाता है, वहाँ पे पोषक तत्वों की संख्या बढ़ जाती है। इस स्थिति में जंतु के रूप में अग्रगामी, जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा आदि, मैंने अभी बताया पहले, ये अग्रगामी के रूप में आते हैं। जो पल्वक होते हैं, यानी पल्वक यानी तैरने वाले, पल्वक उसको कहते हैं जो तैरते हैं, उसको हम पल्वक कहते हैं। दूसरी प्रावस्था निमग्न प्रावस्था होती है, जिसको सबमर्ज्ड स्टेज भी हम कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? वहाँ का जो तालाब का जो पानी वो कैसा हो जाता है? छिछला हो जाता है, यानी वहाँ का आवाज़ छिछला हो जाता है और पोषक की मात्रा बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। अब प्रकाश की बात करें, प्रकाश इस स्थिति में 10 फुट तक पहुँच सकता है। तो 10 फुट की गहराई में जो पाए जाने वाले जीव जंतु है वो वहाँ पर पनप जाते हैं, जैसे जड़ युक्त कुछ निमग्न प्रजातियाँ, हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया है, सिर्टोफाइलम है, यूट्रिकुलरिया आदि जातियाँ वहाँ पर पनप जाती है और ये गहराई में मर्दायुक्त तल में वृद्धि करती है। अब जब ये मरती है आगे चल के, मरना तो सबको एक दिन, जब ये आगे जाके मरती है तो ह्यूमस में परिवर्तित हो जाती है और जो तल है वो कीचड़ युक्त हो जाता है, वहाँ पर आर्द्रता हो जाती है, मिट्टी वहाँ पर बन जाती है और जो झील के तल का निर्माण है वो शुरू हो जाता है। वहाँ का जल कम गहरा हो जाता है, क्योंकि जब मिट्टी आएगी वहाँ पे ह्यूमस जमा होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ का जो तल है वो धीरे धीरे कम गहरा होता जाएगा और नई जातियाँ हैं उनके लिए वो अनुकूल हो जाएगा और निमग्न जातियों के लिए धीरे धीरे वो प्रतिकूल हो जाएगा। अगली जो स्टेज होती है वो प्लावी अवस्था है, फ्लोटिंग अवस्था है। इस अवस्था में जो तैरने वाले पादप है या जंतु वो ज़्यादा इसमें प्रभावी होंगे। जैसे जैसे पानी की गहराई किनारों की तरफ कम होती जाएगी, जल में पाए जाने वाले निगम्य पौधे अधिक गहराई वाले स्थान की तरफ चले जाएंगे। उसके स्थान पर प्लाई वाले पादप लग जाएंगे जो विशेषतः 5 से 10 फुट गहराई में होते हैं। वो 10 फुट से नीचे ये 5 से 10 फुट की गहराई में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें तल में जमी रहती है, परंतु तना व पर्ण वर्णपान्य के ऊपर पहुंच जाते हैं। इनके पत्ते जल सतह पर तैरते रहते हैं, इसलिए तो इनको प्लावी पादप कहते हैं। ये तभी तो प्लावी अवस्था है। इन पौधों के पत्ते चौड़े होते हैं, चौड़े होने की वजह से जो निमग्न जाते हैं उनके पास प्रकाश पर्याप्त नहीं पहुंच पाता है, जिससे वो और अधिक गहराई में चले जाते हैं। आगे चल के फिर वो प्रजातियाँ धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और नई प्रजातियाँ आना शुरू हो जाती है। तालाब का पानी झील छिछला हो जाता है। किनारों से जल का वाष्पीकरण होने से वहाँ का स्तर और कम हो जाता है और नई जातियों के आक्रमण के लिए वो अनुकूल हो जाता है। अगली स्टेज की बात करते हैं, नड़ अनूप अवस्था। इस अवस्था में पानी की गहराई केवल 2 से 3 फुट
और अधिकांश क्षेत्रों में केवल 1 फुट से ही कम रह जाती है। इस अवस्था को उभयकारी अवस्था, एम्फीबियस स्टेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की अवस्था में जो पादप समुदाय पाया जाता है उनकी जड़ें तो तल में रहती है, परंतु अधिकांश भाग तने का वायु के संपर्क में रहता है। यानी एक तरह से वो दोनों प्रकार के वातावरण में रहते हैं, जड़ें पानी में और तना अधिकांश पार्ट वो हवा में रहता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है टाइफा, सेजिटेरिया आदि इन पादप समुदायों के उदाहरण है। ये पौधे प्रकाश को पलावी पौधों तक पहुंचने नहीं देते, क्योंकि ये बड़े हो गए ना, तो ये पलावी पौधों तक नहीं पहुंचने देंगे, जिससे वो प्रतिकूल आवास को छोड़कर निमग्न पौधों के पीछे पीछे और गहराई में चले जाते। ये भी पलाई वाले भी फिर नीचे गहराई में चले जाते हैं, जैसे पहले निमग्न वाले गए थे, ये भी अब चले जाते हैं। इस वजह से जो तल के अंदर है वहाँ पे लगातार ह्यूमस बनता जाएगा और नए पौधे आने के कारण औषधि पदार्थ और पादप ह्यूमस और अधिक तल में बैठ जाएगा, जमा हो जाएगा, जिससे पानी और ज़्यादा उथला हो जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? जो पहले आवास नट अनूप पौधों के लिए उपयोगी था वो अब उनके लिए उपयोगी अनुकूल नहीं रहेगा और दलदल वाले घास स्थल अवस्था के लिए उपयुक्त बन जाएगा। जैसे यहाँ एक डायग्राम है, यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले कौन से आते हैं? पादप प्लैंकटन, ये ऊपर देखो प्लावी को तैर रहे हैं। उसके बाद में कौन से आते हैं? उसके बाद में आते हैं ये रूटेड सबमर्ज स्टेज, ये रूटेड वाले आते हैं। ये जो दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज में प्लाई वाले आते हैं। प्लाई वाले को रिप्लेस कौन करेगा? फ्लोटिंग वाले। इसके बाद में अगली स्टेज हम पढ़ेंगे अभी, रीड स्वाम स्टेज है। उसके बाद में झाड़ियों वाली आएगी, क्षाप वाली आएगी, उसके बाद में पेड़ पौधों वाली आएगी। तो ये स्टेज है, ये एकदम सिंपल स्टेज है, ये कई लगातार वर्षों तक ये चलती रहती है। उसके बाद में पूरा का पूरा जो पर्यावरण है, जो वहाँ की दशा, वो चेंज हो जाती है और नया स्थायी समुदाय वहाँ पर बन जाता है। ये सेम डायग्राम है, सारे स्टेज एक साथ है। ये मैंने बनाया है डायग्राम, कोशिश की अच्छा बनाने की, जिसमें 7 अवस्थाएं आपको दिखाई है। 4 अवस्था की हम बात कर चुके हैं, 5वीं अवस्था की हम बात करेंगे, कच्छ साद्वल व घास के मैदान अवस्था। यानी इस अवस्था में क्या होगा? जो अंतः स्तर है, जो अंदर का स्तर है उस तालाब का, वो कच्छ भूमि में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे का तल है, वहाँ पे खूब सारी ह्यूमस जमा हो गई, वहाँ पे खूब सारे प्लांट या उनके पार्ट जमा होने से, मिट्टी जमा होने से वो दलदली बन गया और भूमि का जो स्तर है वो ठीक भूपृष्ठ के ही ऊपर आ गया। इस प्रकार का जो आवास है वो पहले के जो समुदाय है उसके लिए अधिक शुष्क हो गया और वो धीरे धीरे वो प्रजातियाँ नष्ट हो जाती है और नई प्रजातियाँ, पोदना कुल की कुछ पौधे व ऊंची घास की जातियाँ वहाँ आक्रमण करके पनप जाती है और घास का मैदान बना लेते हैं। ये पौधे भूमि में अत्यधिक जल का अवशोषण करके वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ा देते हैं। अब ये क्या करेंगे? फिर और वहाँ से पानी का अवशोषण करेंगे और वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा उनको उड़ा देंगे, नष्ट कर देंगे। और मृत अवशेषों के संचयन व जलवाहित तथा वातोड मिट्टी को रोककर भूमि का निर्माण करते हैं। जो हवा के साथ जो उड़ के मिट्टी आ रही है उसको रोक लेते हैं, जल के साथ बह के आती है, हवा के साथ बह कर आती है, और जो मृत अवशेष है उनका संग्रहण करते हैं, जिससे क्या होता है? वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ भूमि का निर्माण हो जाता है मिट्टी से। और इस प्रकार का जो आवास है वो आगे चलकर झाड़ियाँ और वृक्षों के लिए अनुकूल बन जाता है। तो जो 6वीं स्टेज होती है वो कौन सी होती है? वनस्थलीय अवस्था, वुडलैंड स्टेज। इस अवस्था में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के काष्टिक पौधे जो जड़ों के इर्द गिर्द आंशिक जलाक्रांत परिस्थिति को सहन कर सके प्रभावी हो जाते हैं। यानी ये जल की जो कमी है उसको सहन कर सकते हैं। इस प्रकार के पौधे यहाँ पर आगे लग जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सेलिक्स है, कॉर्नस है, एलनस है। ये तीव्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा तथा वातोड मिट्टी को रोककर वह पादप के अवशेषों को संचयन करके भूमि को और अधिक शुष्क बना देते हैं। और लास्ट में जो भूमि बनती है वो स्थलीय या शुष्क भूमि
बन जाती है, जो आगे चलकर चरम वन के लिए एकदम अनुकूल हो जाती है। अब जो स्टेज है वो लास्ट स्टेज है, चरम वन। विभिन्न प्रकार के वृक्ष वनस्थलीय पौधे को प्रतिस्थापित कर शीघ्र ही चरम वन का निर्माण करते हैं। चरम वन का प्रकार वहाँ के जलवायु पर निर्भर करेगा कि वहाँ पर कौन सा स्थायी समुदाय बनेगा, वो वहाँ के जलवायु पर निर्भर करेगा। इस प्रकार एक झील या तालाब से जंगल वन का निर्माण होना जल कर्मक कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ जंतु भी परिवर्तित होते हैं। जंतु में क्या परिवर्तन होता है वो हम एक ब्रीफली देख लेते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा जो अग्रगामी होते हैं ये आते हैं। इसके अलावा ब्लूगिल मछली, सन मछली, माइक्रोप्टेरस, डेफनिया, साइक्लोप्स, मे फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ये सबसे पहले आते हैं। प्लावी प्रावस्था में हाइड्रा, घोंगा, मेंढक, सैलामेंडर, मच्छर, मछली के लार्वे, पानी के सांप, कछुए आदि आ जाते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और जो नर अनूप अवस्था है, अगली अवस्था है, उसमें मे फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बिच्छू, समुद्री सांप, लिथोसेरस ये आ जाते हैं। इसके अगले वाले स्टेज में जो कच्छ स्वादल अवस्था होती है, यहाँ पानी की मात्रा कम हो जाती है तो मछलियाँ यहाँ से हट जाती है, नष्ट हो जाती है और उसकी जगह घोंगे आ जाते हैं। लास्ट जो वनस्थलीय और चरमावस्थाएँ होती है जो शुष्क भूमि पर विकसित होती है, तो वहाँ पे स्थलीय जीव आ जाते हैं, स्थलीय जीवों का वहाँ पर आगमन हो जाता है। तो ये जल कर्मक है। दूसरा जो है वो है मरुकर्मक या शुष्कतारंभी अनुक्रमण। ये कहाँ से शुरू होता है? नग्न चट्टान से ये शुरू होता है। इसकी कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं? इसकी जो प्रावस्थाएं हैं उसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? 6 भागों में डिवाइड किया है। इनकी प्रावस्था को हमने 6 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सी है? परपटी लाइकेन अवस्था पहली कौन सी है? परपटी लाइकेन अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शुष्क चट्टान होती है, जो नग्न चट्टान होती है, वो एकदम शुष्क होती है, उसमें पानी नहीं होता, वहाँ पे पोषक पदार्थ भी अति दुर्लभ होते हैं, सूर्य का ताप, हवा है, तापमान भी अत्यधिक होता है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में सबसे पहले कौन से पनपते हैं? सबसे पहले परपटी लाइकेन पनपते हैं। परपटी लाइकेन की वृद्धि अति मंद होती है, धीरे होती है, परंतु ये इन अत्यधिक शुष्क अवस्थाओं को सहन भी कर सकते हैं। जब कभी वर्षा होती है तो ये स्पंज की तरह जल अवशोषित कर लेते हैं तथा तीव्र वृद्धि करते हैं। इनका प्रसार लाइकेन खंडों अथवा बीजाणु द्वारा होता है। लाइकेन का काम क्या है? अम्लों का अवशोषण करना है, अम्लों का स्रावण करना है। अम्ल वो छोड़ते हैं जिससे क्या होता है? सेल धीरे धीरे अपघटित होती है और सेल की सतह क्या हो जाती है? खुरदरी हो जाती है। तो ये परपटी लाइकेन का काम है। ये परपटी लाइकेन वाली अवस्था है। यहाँ पे देख सकते हो आप परपटी लाइकेन या क्रिस्टोच लाइकेन। तो ये इस प्रकार की होती है, इसका ये काम होता है। शुरुआत जो स्टेज होती है चट्टान की, उसको थोड़ा खुरदरा बना देती है ये। दूसरी स्टेज में क्या है? पर्णिल लाइकेन अवस्था आती है। पर्णिल लाइकेन अवस्था जो क्या करती है? जो क्रिस्टोच लाइकेन ने पहले अवस्था में किया था उसको थोड़ा आगे बढ़ाती है। ये और अधिक उस सेल को काटती रहती है, उस चट्टान को काटती है, अपना जो स्राव है उसको उसके ऊपर सिक्रेट करती है और उसको काट देती है। ये जो पर्णिल लाइकेन होती है वो सेल की जो परत है और जो खुरदरी परत है उसके ऊपर ये लगते हैं। इनका जो थैलस होता है, जो भाग होता है, वो चौड़ा होता है और ये चौड़े होने की वजह से परपटी लाइकेन के ऊपर छाया करते हैं। परपटी लाइकेन के ऊपर छाया करते हैं जिससे परपटी लाइकेन या क्रिस्टोच लाइकेन मर जाती है और फोलियोस लाइकेन या पर्णिल लाइकेन आगे विकसित होती जाती है। लाइकेन के साथ साथ कुछ दीमक भी दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ मकड़ियाँ, चींटियाँ आदि भी चट्टानों के दरारों में पाई जाती है। तो ये दूसरी अवस्था है। जब परपटी लाइकेन मर जाते, उनका ह्रास हो जाता है, तो पर्णिल लाइकेन के चारों ओर जल और ह्यूमस एकत्रित हो जाता है और जिसके कारण सेल धीरे धीरे आर्द्र होती जाती है, कटती जाती है और फिर नई जो प्रजातियाँ उनके लिए वो अनुकूल होती जाती है। तीसरी स्टेज है मोस अवस्था। तीसरी स्टेज कौन सी है? मोस अवस्था। मोस अवस्था में
एक अन्य प्रकार की लाइकेन आती है जिसको कहते हैं फ्रक्टिकोज लाइकेन। जिसको क्या कहते हैं? फ्रक्टिकोज लाइकेन। ये मोस के साथ मिलकर, मोस अवस्था है तो इसमें मोसेज आती है, ये मोस के साथ मिलकर पर्निल लाइकेन के ऊपर छाया करते हैं। जो पहली वाली लाइकेन है उनके ऊपर छाया करते हैं और छाया करके उनको नष्ट कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। और ये जो लाइकेन होती है, मोस होती है, ये क्या करते हैं? मोस, इनके अंदर जल अभाव को सहन करने की क्षमता पर्निल लाइकेन के समान होती है। ये कभी कभी लाइकेन से पहले भी आक्रमण कर देती है। ये आगे चलकर दोनों फिर उस चट्टान को और अधिक नई प्रजाति के लिए अनुकूल बना देती है। इस अवस्था में कुछ अलग प्रकार के दीमक, बहुत प्रकार के दीमक पनप जाते हैं। मकड़ियाँ और स्प्रिंग टेल्स भी इस समुदाय में आ जाते हैं। जो अगली अवस्था, अब हम बात करते हैं अगली अवस्था की, शाक अवस्था। यहाँ आप देख सकते हो ये मोसेज है, ये यहाँ पर डायग्राम में। अगली जो अवस्था वो होती है शाक अवस्था। मोस क्या करती है? मोस से क्या होती है? मर्दा की मात्रा बढ़ जाती है। पुराने मोस पौधों की मृत्यु व क्षय से सेल सतह पर चटाई सी बन जाती है। इनमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इस वजह से इस स्टेज में, इस अवस्था में बहुत सारी बूटियाँ, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय आदि मृदविद घास उत्पन्न हो जाती है। मृदविद घास उत्पन्न हो जाती है जिसको हम शाक कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? शाक कह रहे हैं। और ये सब मिलकर उस चट्टान का जो अपघटन है उसकी दर बढ़ा देते हैं, जिससे मिट्टी की मात्रा बढ़ जाती है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, भूमि से वाष्पन की क्रिया कम हो जाती है, आर्द्रता अधिक हो जाती है। इसके साथ साथ बदलते हुए वातावरण में कुछ जंतु भी विकसित हो जाते हैं, जैसे नेमेटोड्स है, मच्छरों के लार्वे है, चींटियाँ हैं आदि इसमें विकसित हो जाते हैं। अगली स्टेप आती है उसके बाद में झाड़ व क्षूप अवस्था। झाड़ व क्षूप, क्षूप मानी झाड़ियाँ जिसको हम कहते हैं, ये शाक है। क्षूप और झाड़ियाँ ये पनप जाती है, ये पनप कर शाक के ऊपर छाया डालती है, जिससे शाक या घास नष्ट होने लग जाती है और उसके विघटन से चट्टानों का और अधिक विघटन शुरू हो जाता है और मृदा पूरी तरह से बन जाती है। मृदा की मात्रा खूब सारी हो जाती है और चट्टान पूरी तरह से मृदा से ढक जाती है। इस अवस्था में वनस्पति पहले से अधिक घनी व बड़ी हो जाती है। उसके जो पत्ते गिरते हैं और जो टहन या उससे ह्यूमस बनता है, जिससे भूमि और अधिक उर्वरक हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। जब भूमि पर छाया पड़ती है जिससे वाष्पन की क्रिया कम हो जाती है, पवन की गति मंद हो जाती है, जिससे आर्द्रता बढ़ जाती है और ये सारी की सारी परिस्थितियाँ वृक्षों के निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। जिसके कारण जो अगली स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं चरमावस्था, उसमें कई प्रकार के वृक्ष धीरे धीरे पनपते हैं और अंत में जाके एक स्थायी समुदाय का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जो अनुक्रमण है वो मरुकर्मक कहलाता है। इस प्रकार ये दो प्रकार के प्रारूप है अनुक्रमण के।